जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका भाई बताने जा रहा है कि क्लास 10 का चैप्टर 1 इतिहास जी इतिहास आपका, यानी इसको इंग्लिश में जो बोलते हैं हिस्ट्री। चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद एवं उदय एवं विकास। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास को आप लोग को शॉर्ट फॉर्म में बताया जाएगा। ठीक है, अगर आप भारतीय भवन बुक को चूज करते तो भारतीय भवन से पढ़ सकते हैं और एनसीईआरटी से या दोनों से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ पॉइंट यहाँ पर याद रखना, उसके बाद आपका यह पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा पार्ट बाय पार्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो राष्ट्रवाद, सबसे पहले राष्ट्रवाद आता है। तो राष्ट्रवाद क्या होता है सबसे पहले यह जानेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रवाद क्या है, देखिए यहाँ से आपका राष्ट्रवाद की अवधारणा आएगा। ठीक है, तो राष्ट्रवाद क्या है, देखिए यहाँ पर राष्ट्रवाद आधुनिक राजनीति की देन है। राष्ट्रवाद जो है आपका आधुनिक राजनीति की ही देन है। दूसरा पॉइंट आता है कि देखिए आपको पूछेगा राष्ट्रवाद किसे कहते हैं या इस राष्ट्रवाद को परिभाषित करें, तो यहाँ से आप बोलिएगा कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी प्रेम की भावना, अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना को क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। चलिए देखिए तीसरा पॉइंट आपका आता है कि राष्ट्रवाद का विकास, यानी राष्ट्रवाद क्या होता है कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, और उसका विकास हुआ यानी उसका प्रचार हुआ, पूरा प्रचार तो 1789 की क्रांति को माना जाता है। ठीक है, तो ये आपका राष्ट्रवाद का विकास पूछेगा तो कब हुआ, तो 1789 की क्रांति, जो फ्रांस की क्रांति हुआ था 1789 ईस्वी में। देखिए आगे है कि अर्नेस्ट रेनर के अनुसार, अर्नेस्ट रेनर क्या था, एक बहुत बड़े दार्शनिक था। ठीक है, तो उसके अनुसार समान भाषा, नस्ल और धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है फ्रांस में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो आपको देखना है कि फ्रांस में राष्ट्रवाद सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ और इसका जो कारण क्या था, सभी को देखेंगे पॉइंट पॉइंट में। ठीक है, तो चलिए पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से सबसे पहले है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना, यूरोप में सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना जो है फ्रांस में ही जागृत हुआ। ठीक है, फ्रांस में जागृत होने का मतलब हुआ वहाँ पर उत्पन्न हुआ राष्ट्रवाद की भावना कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, यह मेरा पृथ्वीभूमि है और यह मेरा ही जमीन जगह है, जो कि वहाँ पर राजा का कब्जा था। इसलिए वहाँ पर राष्ट्रवाद का उत्पन्न हुआ सबसे पहले फ्रांस में। ठीक है, और फ्रांस में उस समय बुर्बो राजवंश का निरंकुश शासन था। निरंकुश का मतलब दुराचारी, अत्याचारी शासन था, यानी राजा जो जिसका मन करता था राजा वही काम करता था, जनता को नहीं कुछ उसके बारे में सोचता था। ठीक है, आगे निरंकुश शासन को समाप्त कर, निरंकुश शासन को समाप्त कर जनता ने जो जनता ने ले लिया, सत्ता ने जो जनता तो ले लिया, लेकिन निरंकुश शासन इतना आसानी से समाप्त नहीं हुआ। वहाँ पर बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई। लड़ाई होने के बाद वहाँ का जो राजा था लुई सोलामा, उसको फांसी दे दी गई 1793 ईस्वी में, 21 जनवरी 1793 ईस्वी में। उसके बाद जनता जो है अपना शासन हाथों में ले लिया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग कि क्रांति के बाद, जब क्रांति हो गया था फ्रांस की जो है आपका क्रांति हुआ था, उस टाइम सामूहिक पहचान बनाने के लिए कदम, यानी सामूहिक पहचान क्या हुआ, सामूहिक पहचान एक प्रकार का होता है जैसे कि राष्ट्र झंडा। हम अगर राष्ट्र झंडा की बात करें तो इनमें से जितने भी देश का राष्ट्र झंडा होता है उसमें सभी लोग आएंगे। ठीक है, देखिए क्रांति के पहले स्टेट जनरल था। ठीक है, स्टेट जनरल के बदले वहाँ पर नेशनल असेंबली चुना गया, कि नेशनल असेंबली में जो है चुना गया पहले स्टेट जनरल, जो कि राजा महाराजा का था। ठीक है, और अगला फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। वहाँ पर एक भाषा था फ्रेंच, उसी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। ठीक है, आंतरिक आयात निर्यात सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया और भार तथा माप की समान व्यवस्था लागू की गई। आंतरिक आयात निर्यात का मतलब हुआ कि एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाया जाता था सामान, तो यहाँ पर एक सीमा था तो उसमें टैक्स लगता था, उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अगला है देखिए सामंती एवं भूदासत्व व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है,
सामंती एवं भूदासत्व व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। भूदासत्व क्या होता है? देखिए, भूदासत्व होता है कि एक बहुत बड़े राजा होता है जो कि किसानों से काम करवाता है बिना पैसे दिए हुए। उसका मन किया पैसा दिया, उसका मन नहीं किया तो नहीं दिया, तो वही होता है भूदासत्व व्यवस्था, जिसको जो है समाप्त कर दिया गया क्रांति होने के बाद। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट है क्या? देखिए, राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान। नेपोलियन बोनापार्ट भी एक बहुत बड़ा राष्ट्रवादी थे और यह भी जो है अपना राष्ट्रवाद के प्रसार में योगदान किए थे। तो वही देखना है कि क्या क्या योगदान किए नेपोलियन बोनापार्ट ने। ठीक है, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने 1799 में डायरेक्टरी को समाप्त कर प्रथम कौंसल के रूप में फ्रांस पर सत्ता का अधिकार कर लिया। ठीक है, तो नेपोलियन बोनापार्ट 1799 में डायरेक्टरी को समाप्त कर जो है प्रथम कौंसल के रूप में फ्रांस पर सत्ता कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि नेपोलियन ने 1804 ईस्वी में, यानी 5 साल के बाद, 1799 के बाद 5 साल के बाद 1804 ईस्वी में फ्रांस का जो है वह सम्राट बन गया, वहाँ का राजा बन गया। ठीक है, और जब राजा बना तो लोगों ने सोचा कि नेपोलियन कौन कौन से कार्य करेंगे, तो नेपोलियन ने कुछ कार्य किए, तो वही को देखना है हम लोग को। देखिए, नेपोलियन द्वारा की गई कार्य, तो वो उसने सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। सामंती व्यवस्था तो बताए थे आप लोग को, उसको जो है नेपोलियन समाप्त कर दिया गया। और अगला है यातायात एवं संचार व्यवस्था को सुधार लाने का भी प्रयास किया। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, माप तौल की नई पद्धति लागू की गई। ठीक है, वहाँ पर था माप तौल की अलग अलग पद्धति था, जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक भारत में सिर्फ रुपया ही चलता है, वहाँ पर अलग अलग पैसे चलता था, इसीलिए एक पद्धति लागू की गई, नई पद्धति लागू की गई कि सामान ही सबको बराबर में मिले। ठीक है, अगला, कानून के समक्ष सबको बराबर रखा गया। कानून के समक्ष सबको क्यों बराबर रखा गया? क्योंकि राजा था और उसके जो कुछ थे राजा के अधिकारी, उसको सज़ा नहीं दी जाती थी, और जो कुलीन जो आपका जो है निम्न पिछड़ा वर्ग के जो लोग था उसको दे दिया जाता सजा। इसीलिए नेपोलियन बोनापार्ट आया तो सबके लिए सजा बराबर कर दिया। ठीक है, यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखा गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि मान लीजिए एक कोई गरीब आदमी है, उसके पास 50,000 रुपया है। ठीक है, और उसको जो 50,000 रुपया है वह राजा का अधिकारी था या फिर कोई भी राजा का साथी था, उसको लूट लेता था। ठीक है, उसके पास पैसे नहीं रहने देता था। नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया कि अपना अधिकार किसी को नहीं देने को लिए कहा और इसके लिए बहुत सारा कार्य किए। ठीक है, अगला चलते हैं रोमानीवाद। रोमानीवाद क्या होता है? तो रोमानीवाद देखते हैं। रोमानीवाद राष्ट्रवाद के विकास में रोमानीवाद का भी योगदान था। राष्ट्रवाद के विकास में रोमानीवाद का योगदान था। रोमानीवाद को राष्ट्रवाद का वाहक कहा जाता है। वाहक का मतलब क्या हुआ? प्रचार कराने वाला। क्या हुआ? प्रचार कराने वाला। रोमानीवाद के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक उटक, यानी नाटक जो आपका होता है, नाटक, नुक्कड़ और कुछ भी सर्कस या सभी कुछ करने के बाद राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित करता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका है उदारवादी राष्ट्रवाद। तो उदारवादी राष्ट्रवाद क्या होता है? उदारवादी एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है आज़ाद। ये आज़ाद। ठीक है, उदारवाद तेज बदलाव एवं विकास चाहता है। उदारवाद जो है लोग रहते हैं वह तेज बदलाव चाहता है। कैसा बदलाव? तेज बदलाव एवं विकास चाहता है। उदारवादी के अंतर्गत क्या होता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहिए, यानी सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता चाहिए अपने काम करने के लिए। ठीक है, कार्य करने के लिए। कानून के समक्ष सबको एक समान रखना चाहिए। सरकार का पक्षधर। बाजार की स्वतंत्रता, यानी हम अपना सामान कहीं भी किसी के पास भी बेच सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक आपका है जाल्बेरिन क्या था? जाल्बेरिन क्या हुआ? ठीक है, तो जाल्बेराइन, इसकी स्थापना फ्रांस ने 1834 ईस्वी में की। किसने की? पर्सा ने किया था 1834 ईस्वी में जाल्बेराइन की स्थापना। तो जाल्बेराइन क्या था? व्यापारियों की एक संस्था था, व्यापारियों की एक संघ था। इसमें सभी जर्मन महासंघ शामिल थे, यानी जर्मनी के जितने भी संघ हैं वहाँ पर शामिल थे जाल्बेराइन में। ठीक है, और जाल्बेराइन के अंतर्गत सीमा शुल्क को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब मुद्राओं की संख्या 30 से 2 कर दी गई। जो है वहाँ पर 30 मुद्रा चलती थी और उसको घटाकर 2 कर दी गई जाल्बेराइन के अंतर्गत।
अब आता है आपका रूढ़िवाद वियना कांग्रेस। रूढ़िवाद क्या होता है, वियना कांग्रेस क्या है और कैसे हुआ और इसके अंतर्गत क्या क्या फैसला लिया गया, यही पढ़ेंगे हम लोग। तो 1815 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया गया। 1815 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया गया और हराने के लिए 4 बड़े बड़े देश मिलकर नेपोलियन को हराए थे। कौन कौन देश हराए थे? ऑस्ट्रिया, पर्सा, रूस एवं ब्रिटेन ने मिलकर लड़ा। ठीक है, और यह लड़ाई कहाँ हुआ? तो वाटरलू की लड़ाई में। वाटरलू एक स्थान था, वहीं पर लड़ाई हुआ। ठीक है, नेपोलियन के सभी बदलावों को और वियना कांग्रेस में क्या हुआ कि नेपोलियन ने आया और जितने भी बदलाव किया, नेपोलियन आया तो बुर्बो राजवंश का तो अंत कर दिया था। ठीक है, और वियना कांग्रेस में यह हुआ कि नेपोलियन को हरा दिया गया था, उसमें जो है सभी बदलावों को खत्म कर दिया गया, जिसके लिए एक समझौता हुआ जिसे वियना समझौता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ समझ गए वियना समझौता क्यों हुआ। ठीक है, नेपोलियन के जितने बदलाव था उसको फिर से हटाने के लिए वियना के संधि हुआ। ठीक है, नेपोलियन द्वारा की गई परिवर्तनों को समाप्त कर दिया गया वियना की संधि में। इस संधि से नेपोलियन युग का अंत एवं मेटरनिक युग का आरंभ हुआ। मेटरनिक क्या था? वह भी एक प्रतिक्रियावादी था। ठीक है, नेपोलियन द्वारा विजित क्षेत्रों को वापस लौटाया गया और नेपोलियन ने जितने भी क्षेत्र जीता था उसको वापस लौटाया। कौन लौटाया? तो वियना कांग्रेस में जो वियना संधि हुई उसमें कहा गया कि नेपोलियन जितने भी क्षेत्र जीता है उसको वापस लौटाइए फ्रांस को। फ्रांस के सैनिक विस्तार पर अंकुश लगाया गया। फ्रांस की जो सैनिक विस्तार था उसमें अंकुश लगाया गया कि ज़्यादा सैनिक आप नहीं रख सकते हैं। फिर से राजतंत्र की व्यवस्था को अपनाया गया। फिर से वहाँ पर बुर्बो राजवंश की स्थापना हो गया। ठीक है, 39 राज्यों के जर्मन महासंघ को भंग नहीं किया गया। नेपोलियन ने एक ऐसा कार्य किया था कि 39 राज्य के एक जर्मन महासंघ बनाया, उसको केवल भंग नहीं किया गया, बाकी के सभी सारे बदलाव कर दिया गया। ठीक है, आगे अगला आपका कि यूरोपीय कंसर्ट में रूस के जार अलेक्जेंडर ने पवित्र संघ एवं ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने चतुराष्ट्र मैत्री भावना को प्रस्तुत किया। कहाँ? आपका है ये जो है यूरोपीय कंसर्ट में। चलिए आप पढ़ते हैं मेटरनिक के बारे में। मेटरनिक व्यवस्था क्या था? मेटरनिक क्या था? मेटरनिक वियना कांग्रेस एवं यूरोपीय व्यवस्था बनाई। मेटरनिक शासन करो एवं कोई परिवर्तन ना होने दो, ये मेटरनिक का कहना था। शासन करते रहो और वहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होने दो। और तीसरा आपका है पॉइंट, यंग इटली एवं यंग यूरोप को मेजिनी ने स्थापित किया। यंग इटली एवं यंग यूरोप एक संस्था था जिसने मेजिनी का बहुत बड़ा भूमिका था, उसका जो है आपका यह सबसे बड़ा सदस्य था। मेटरनिक ने मेजिनी को सबसे बड़ा दुश्मन कहा। मेटरनिक ने मेजिनी चाहता था वहाँ पर स्वतंत्रता चाहता था, गणतंत्र चाहता था, और मेटरनिक राजतंत्र, तो इसका सबसे बड़ा दुश्मन बोला। ठीक है, 1848 में मेटरनिक युग का अंत हुआ और वह भागकर लंदन चला गया। ठीक है, मेटरनिक युग का अंत हुआ और वहाँ पर वह जो है भाग गया और वह भागकर कहाँ चला गया? लंदन चला गया। तो यहाँ तक आज के इस वीडियो में रहने देते हैं। आगे की जो आपका वीडियो पार्ट 2 में रहेगा, तो पार्ट 2 में इसको देखेंगे, आगे कवर करेंगे। ठीक है, इटली का एकीकरण, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, सभी को आगे देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।